हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो इन टॉपिकों को समझेंगे। तो आज की जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स के नेम हैं। पहला टॉपिक है आपके पास सेल और इलेक्ट्रिक सेल, क्लियर। और जो दूसरा टॉपिक है वो है आपके पास ईएमएफ ऑफ सेल। इसको ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल डिनोटेड बाय, इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा है यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक रिलेशन होगा लास्ट में, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF ऑफ सेल एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, विच इज, क्या रिलेशन है, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक सेल और सेल। तो स्टूडेंट, सेल आपके पास आपने देखा होगा, जो हम इलेक्ट्रिक वॉच में, जो हम यहाँ पे वॉच में यूज करते हैं सेल, ठीक है, डबल ए बैटरी क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हम उसमें कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं इसकी बैटरी लो हो गई है। बैटरी हम जब बात करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेल अटैच होते हैं। लेकिन जब हम किसी सिंपल सेल के बारे में बात करते हैं तो सिंगल सेल के जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी सेल के लिए, इलेक्ट्रिक सेल के लिए, तो वो आपके पास क्या होता है, इस फॉर्मेट में दिखाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे अभी आने वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे सेल के बारे में, तो एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे लेड एसिड सेल का, ठीक है। और उसको एक्सप्लेन करते हुए हम ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक रिलेशन जो हमें मिलेगा उसको देखेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक सेल या सेल की डेफिनेशन क्या होगी। It is a device which converts chemical energy into electric energy or electrical energy. Clear, student? So now when we draw the diagram of lead acid cell to explain the EMF of cell, internal resistance and terminal potential difference, तो इसके लिए अगर हम इनिशियली इस डेफिनेशन डिस्कस करें, EMF ऑफ सेल क्या होता है। EMF ऑफ सेल जो है, EMF का फुल फॉर्म है आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो किसी इलेक्ट्रॉन, फोर्स मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाएगी, जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स होते हैं, उनको मोशन देने के लिए जो आपके पास फोर्स अप्लाई करता है सोर्स, ठीक है, या इलेक्ट्रिक सेल, उसको हम यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब क्योंकि आपको पता है कि जो चार्ज कैरियर्स है या करंट कैरियर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पास करंट फ्लो के लिए, क्योंकि वो अपने साथ करंट को फ्लो करते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसी भी सर्किट में, बैटरी के थ्रू फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करता है, डेफिनेट डायरेक्शन बोलते हैं। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा आपके पास, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाने के लिए जो उस पर फोर्स अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे EMF ऑफ सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ठीक है।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से मत जाइएगा, ये कोई आपका फोर्स नहीं है, ये एक वोल्टेज ही है जो आपके पास क्या रहता है, किसी भी बैटरी की मैक्सिमम वोल्टेज होती है या मैक्सिमम पोटेंशियल बोल सकते हो, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ बैटरी when there is no current drawn through it or no current drawn from it. Clear student? तो डेफिनेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहले ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में लिख लेते हैं। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the two electrodes of a cell when no current is drawn from it. Point is clear? बाय डेफिनेशन तो ईएमएफ हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया और इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय ई। कहीं पे ई सिंबल से रिप्रेजेंट किया होगा, कहीं कहीं पे एप्सिलॉन के सिंबल से रिप्रेजेंट किया होगा बुक में। एंड इट्स एसआई यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे फोर्स नहीं कहेंगे, ये आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? अब इसके बाद इस ईएमएफ को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं लेड एसिड बैटरी का डायग्राम समझाता हूँ और उसके थ्रू कैसे यहाँ पे ईएमएफ आपके पास बैटरी में बनता है और कैसे यहाँ पे करंट पास होती है उसको डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उन्हीं के बीच में मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन। So for that, pause the video and note down. So student, as I have been drawn the diagram of lead acid battery to understand what is the meaning of internal resistance, terminal potential difference and EMF of cell also. So इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे lead acid battery का एक एग्जांपल लिया हुआ है और उस lead acid battery में हमने क्या किया, हमारे पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है H2SO4 का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे H2SO4 का एक सॉल्यूशन लिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उस केस में जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है H2SO4 का, उसमें क्या करेंगे, हम दो प्लेट्स जो हैं उसमें इमर्ज कर देंगे एक पर्टिकुलर एरिया तक। तो हमने प्लेट्स को इस जो है एरिया तक इमर्ज किया है। अब इन दो प्लेट्स में ये लेड प्लेट्स होंगी, उसमें से एक प्लेट हम लेड की लेंगे और दूसरी लेड ऑक्साइड की प्लेट ली जाएगी। और उस केस में क्या होगा कि जब यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स को H2SO4 के सॉल्यूशन में डाला जाएगा और आपको पता है कि यहाँ पे जो एक्वस फॉर्म होगी H2SO4 की, उस केस में जो H2SO4 है ये दो पार्ट्स में आपके पास स्प्लिट हो जाएगा। एक होगा आपका यहाँ पर H प्लस यानी 2 हाइड्रोजन आयन में, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे SO4 नेगेटिव आयन में। मींस H2SO4 is splitted in two form, H plus 2 और you can say 2H plus और SO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे जब H प्लस आयन में आपके पास ये स्प्लिट होगा और SO4 नेगेटिव आयन में स्प्लिट होगा, तो उस केस में जो H प्लस आयन है वो किससे रिएक्ट करते हैं, जो हमारे पास प्लेट A है उससे रिएक्ट करते हैं। और SO4 नेगेटिव आयन किससे रिएक्ट करेगा, जो हमारी दूसरी प्लेट है B प्लेट, PB लेड प्लेट, उससे रिएक्ट करेगा। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो इसके पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाएंगे आपके पास प्लेट पे। या इसे प्रैक्टिकली ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लेड ऑक्साइड प्लेट है वो रिसीव करते हैं इसके पॉजिटिव आयंस को, ठीक है। तो उस केस से क्या होगा कि आपके पास यहाँ इस प्लेट पे पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे और ऐसे ही SO4 नेगेटिव जो प्लेट है वो अपने जो नेगेटिव आयंस है उसको कौन एक्यूमुलेट कर लेगा,
जो आपके पास प्लेट बी है वो उसे एक्यूमुलेट कर लेगी, और प्लेट जो बी है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा, और जो प्लेट ए है वो आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगी, जिसको हम एनोड प्लेट भी कह सकते हैं और यहाँ पे कैथोड प्लेट भी कहेंगे। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? तो अब क्या होगा उसके बाद, जब यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन जो दो पॉजिटिव आयन है, जब वो प्लेट ए की तरफ टेंड हो गए या ए प्लेट पे एक्यूमुलेट हो गए और एनोड प्लेट उसने फॉर्म करी, तो उस केस में यहाँ बच जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन अब किससे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वेरी हाई रिएक्टिव हो जाता है, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन जो लेड ऑक्साइड की प्लेट है उससे रिएक्ट करेगा, यानी ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो लेड ऑक्साइड से रिएक्ट करके आपके पास आपको PbO प्लस H2O ये फॉर्मेट बना के देगा। सेम इसी टाइप से जो नेगेटिव आयंस है SO4 के वो एक्यूमुलेट कौन कर लेगा, आपके पास प्लेट P, और प्लेट B बन जाएगी नेगेटिव प्लेट। अब यहाँ पे जो SO4 है, आफ्टर एक्यूमुलेशन ऑफ द नेगेटिव आयंस ऑफ SO4 आपका रेडिकल फॉर्म में बन जाएगा, और रेडिकल फॉर्म में जो SO4 है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो आपके पास लेड से रिएक्ट करेगा। अब इस केस में अगर यहाँ पे इसकी इक्वेशन को बनाया जाए कंप्लीट इक्वेशन में, तो उस केस में हम लेड ऑक्साइड को रिएक्ट करवा सकते हैं H2SO4 से, जिससे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, PbSO4 प्लस H2O। क्लियर स्टूडेंट? ये थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन भी लिख दी मैंने इस सेंस में यहाँ पे। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर टोटल इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, आप दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये कैंसिल आउट और आपके पास क्या बन जाएगा, इसका रिएक्शन आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन और H2SO4 के साथ हुआ, और इसने आपको क्या प्रोवाइड करवाया, PbSO4, क्लियर, और उसके साथ PbSO4 प्लस 2H2। तो ये आपके पास यहाँ पे इसकी रिएक्शन अंदर केमिकल रिएक्शन रहेगी। तो फिर इसी टाइप से क्या होगा स्टूडेंट, कि जो आपके पास यहाँ पे एक्यूमुलेशन है पॉजिटिव आयंस का और नेगेटिव आयंस का, वो चलता रहेगा, और एक्यूमुलेशन के साथ सेम ऐसे ही H2SO4 के जो आयंस हैं H+ और SO4 नेगेटिव आयन में ब्रेक होंगे, और ये एक्यूमुलेशन चलता रहेगा, और यहाँ पे चार्ज आपका स्टोर होता रहेगा। तो जब चार्ज स्टोरिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम स्टेट तक जब इसका चार्ज यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इन प्लेट्स पे, या एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, जब आफ्टर मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेशन, उस केस में क्या होगा कि अगर फिर यहाँ से आयन ब्रेक होगा, या आपके पास H2SO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन है जब वो आपके पास आयनाइज्ड होगा H+ और SO4 नेगेटिव आयंस में, तो उस केस में फिर यहाँ से जब SOH+ का जो पॉजिटिव है आयन इसकी तरफ टेंड करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इतना हो गया होगा कि ये उसको रिपेल कर देगा। सेम इसी टाइप से जो इसका SO4 नेगेटिव आयन जब इस नेगेटिव प्लेट की तरफ रिएक्ट करेगा, तो ये इस नेगेटिव प्लेट पे चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस SO4 नेगेटिव आयन को ये प्लेट भी रिपेल कर देगी। बात समझ में आई? तो अब क्या होगा कि इसमें आपके पास जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है वो रुक जाएगा। तो जब एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इसमें रुक जाएगा, तो उस केस में इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये प्लेट जो है इस पे क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, और आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल आपके पास देखा जाए, तो उस केस में ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो ये प्लेट होगी ये मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगी, यानी इसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, या ये हाइयर पोटेंशियल की प्लेट होगी, हाइयर पोटेंशियल प्लेट। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली इस प्लेट पे बी पे फोकस करें, तो इस बी प्लेट पे क्या होगा, चार्ज मैक्सिमम हो गया, उसके आगे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं हो पाएगा इस प्लेट बी पे, तो यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो उस नेगेटिव चार्ज के मैक्सिमम होने की वजह से जो आपके पास
यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल होगा, या इसको बोल सकते हैं लोअर पोटेंशियल प्लेट। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट। अब इस हायर पोटेंशियल प्लेट और लोअर पोटेंशियल प्लेट के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका डिफरेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उस केस में इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल देते हैं ईएमएफ। कब? जबकि इस इलेक्ट्रोड के बिटवीन कोई भी एक्सटर्नल सर्किट हमने कनेक्ट नहीं किया है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही है। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट। तो इसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। जैसे कि मैंने पहले डेफिनेशन में आपको बता दिया है कि ईएमएफ ऑफ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे मैंने प्लेट बोला है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट from it. Clear student? So this is the definition of EMF with the help of this diagram. Now after that, when the external circuit is connected between the plate, अब क्या किया हमने, इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब हमने कोई एक रेसिस्टेंस या कोई एक रेसिस्टर मान लीजिए, हमने इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया, एक रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया जिसका रेसिस्टेंस क्या है, R है, और ये आपके पास A और B है, इसको कुछ नेम दे देते हैं हम यहाँ पे, C और D, इसके दो टर्मिनल है। जैसे ही हम यहाँ पे आपके पास इसमें एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो कहाँ पे होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, यानी प्लेट A से प्लेट B की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगी। क्लियर। अब जो चार्ज यहाँ पे है जो एक्यूमुलेट हुए थे प्लेट ए और बी पे, वो क्या होंगे, एक्यूमुलेशन जो है चार्ज का, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा डिस्चार्जिंग प्रोसेस में। अब यहां से चार्ज का जो है प्लेट ए से बी की तरफ डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट है वो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड्स, या फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड जाएगी थ्रू द रेसिस्टेंस। अब उस केस में क्या होगा, जब यहां से करंट फ्लो होगा तो उस केस में जो इन प्लेटों पे, प्लेट ए या इलेक्ट्रोड्स बेसिकली अगर आप बोलें, तो जो इन इलेक्ट्रोड्स ए पे और बी पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे उन चार्जेस में भी कमी आएगी, यानी इसका जो एक्यूमुलेशन था वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना चार्ज इसमें मैक्सिमम स्टोर था पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, वो कम हो जाएगा बिकॉज उनका डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गया। तो जब इसका एक्यूमुलेशन रेट, या आप ये कह सकते हैं जब इसकी यहाँ पर डिस्चार्जिंग प्रोसेस के थ्रू जो इसके चार्ज में या इसके हायर पोटेंशियल डिफरेंस या हायर पोटेंशियल में क्या होगा, आपके पास डिक्रीजेस स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे ही इसके लोअर पोटेंशियल में भी डिक्रीज स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, यहां से फिर से जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है उसमें आयनाइजेशन स्टार्ट होगा, और उसके जो अगेन सेम एक्यूमुलेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जो H+ आयन है उसके पॉजिटिव जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे प्लेट ए की तरफ और पॉजिटिव चार्ज, और ऐसी SO4 के नेगेटिव आयन्स हैं उसके जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे आपके पास प्लेट बी की तरफ या इलेक्ट्रोड बी की तरफ। पॉइंट क्लियर स्टूडेंट। अब इस केस में जब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया है, तब अगर हम देखें तो इन इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इस टर्मिनल इस ईएमएफ से क्या होगी, कम होगी, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट। अब ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे कम होगी। अब इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कब बोला, जब इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करंट का स्टार्ट हो गया। पॉइंट इज क्लियर। सो नाउ वी कैन राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference, it is the potential difference between the two electrodes
or you can say between the terminal of electrodes when the circuit is closed, means अब सर्किट यहाँ पे क्लोज हो गया है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है थ्रू द रेजिस्टेंस R, ठीक है, फ्रॉम द हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड. So this is called a terminal potential difference. It is denoted by V and its SI unit again, and its SI unit is volt also. Point is clear student? तो ये डेफिनेशन है आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की. आफ्टर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आई हैव न्यू definition which is internal resistance. Internal resistance क्या होगा स्टूडेंट? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास R, हमने एक रेसिस्टर यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट पे अप्लाई किया है जिसका रेसिस्टेंस हमारे पास क्या है, R है. तो उस केस में ऐसे ही जो हमारे पास इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास गिवन है, जब करंट इस सर्किट में पास होगी, तो जब करंट पास होगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम A टू C, देन C टू D, देन D टू B. अब इस इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन भी करंट का आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा. करंट क्या होगी, पास होगी. कहां से कहां तक होगी, इसको मैं इरेज कर रहा हूं. तो करंट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, आपके पास इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ करंट जाएगी. अब हम ये मानते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये इलेक्ट्रोड और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है फॉर द फ्लो ऑफ करंट, उसको हम सपोज कह देते हैं यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R से, स्मॉल r से. नहीं तो आप इसे RI से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्मॉल r लिखा है तो इसको हम इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस केस में स्मॉल r कौन सा रेजिस्टेंस हुआ, जो ऑफर करेगा इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, to the flow of electric current. So in definition term we can write here resistance offered by the electrodes and the electrolyte to the flow of current through it. तो जब करंट यहां से पास होगी तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट, उसको बोलेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r and its SI unit is also ohm, and its SI unit is ohm. नाउ अब स्टूडेंट एक चीज इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में देखिए. जब स्टार्टिंग में हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी, यानी सर्किट आपका ओपन था. इस ओपन सर्किट के लिए आप यहाँ पे जो की आपने लगाई है उसको अभी ओपन रखिएगा, ठीक है. तो अगर सर्किट ओपन होगा तो उस केस में यहाँ पे कोई भी करंट एक्सटर्नल सर्किट पे फ्लो नहीं होगी. तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है इंटरनल, ये क्या होगा, बहुत ही लो होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस केस में, जिसको हम EMF बोल रहे हो, बहुत हायर है. तो उस केस में इनिशियली हम ये लिख सकते हैं, इनिशियली द वैल्यू ऑफ स्मॉल r इज वेरी स्मॉल, ठीक है. बट जैसे जैसे हम यहाँ पे इसको करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, या जैसे जैसे आप यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे इस गिवन सर्किट को, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. बट एज द सर्किट is closed, the value of R increases as the cell use more and more. जितना ज्यादा सेल को यूज करेंगे उस हिसाब से क्या होगा कि इसके EMF की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी. तो उस केस में R की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स भी करंट का ज्यादा अपोजिशन करेंगे उस केस में.
So point is clear, student? So pause the video and note down. Now after this we talk about the factor on which the internal resistance of wire depend. Here we can start internal resistance. Internal resistance depends on, किस किस पे यहाँ पे डिपेंड्स करेगा. फर्स्ट जो आपके पास है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे पास यहाँ पे H2SO4 है. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद आपके पास डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. फिर उसके बाद यहाँ पे डिपेंड करेगा तीसरा, यहाँ पर इसके लिए डिपेंड करेगा ये नेचर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. आफ्टर दैट ये डिस्कस, आफ्टर दैट ये डिपेंड करेगा यहाँ पर नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, area of the electrodes emerged in the electrolyte, कि कितना आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, कि कितना यहाँ पर इसमें एरिया इमर्ज हो रखा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. और इसके साथ अगर हम इसको डिस्टेंस के सेंस में लिखें तो डिस्टेंस के ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो ये टॉपिक थे जिसमें हमने डिस्कस किया. यहाँ पे आपके सामने सेल क्या होता है, उसके बाद ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देन internal resistance of a cell, and after that we talk here about the last topic, which is the relation between the EMF, internal resistance, and the terminal potential difference. So for that, pause the video and note down. Now student, to understand the relation between E, V and R means that here we will give a relation V is equals to E minus IR in case of discharging of a cell. तो अगर इस रिलेशन को हम यहाँ पे देखें तो स्टैटिक पे रिलेशन को समझने के लिए, इस रिलेशन को समझने के लिए ये दो डायग्राम और ये तीसरा जो इनिशियल डायग्राम था वो, और एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट करूंगा बिटवीन चार्ज एक्यूमुलेशन रेट एंड वोल्टेज, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज. अब आप ये देखें कि एक्स एक्सिस में मैंने वोल्टेज ले ली, वाई एक्सिस में एक्यूमुलेशन रेट ले लिया. एक्यूमुलेशन रेट मतलब कि यहाँ से जो आपके पास चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे थे इन इलेक्ट्रोड्स पे, वो किस रेट से यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे उस केस में हम ये देखेंगे कि क्या इनका एक्यूमुलेशन रेट इनके डिस्चार्जिंग रेट, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज और डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज जो है वो सेम है, या एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज और डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज जो है वो डिफरेंट है, कोई ज्यादा और कोई कम, और ये कैसे आपके पास यहाँ पे किन कंडीशंस पे सेम होंगे. तो अब उस केस के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जब आपके पास एक्यूमुलेशन रेट मैक्सिमम था, मींस जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन इन इलेक्ट्रोड्स पे जो चार्ज का है वो मैक्सिमम हो चुका था, तो उस केस पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन द चार्ज आर एक्यूमुलेट इन द इलेक्ट्रॉन्स फुली, so that time the EMF or you can say the voltage of electrodes is denoted by E. तो इस वोल्टेज को हम E से डिनोट करेंगे, और जब यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 0 थी तो उस केस में एक्यूमुलेशन क्या था, बहुत ज्यादा हाई था. और जब आपके पास वोल्टेज E के इक्वल हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हुआ या कोई भी चार्ज इसमें स्टोर नहीं हुआ इलेक्ट्रोड्स पे, तो उस केस में जो एक्यूमुलेशन था 0 था. अब अगर इसके नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में जो इसका ग्राफ आएगा उसको हम एज अ स्ट्रेट लाइन कर्व कंसीडर कर सकते हैं. अदरवाइज ये कर्व आपके पास
किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, पैराबोलिक फॉर्म में। यहाँ पे इसको ग्राफ को हमने स्ट्रेट लाइन कर्व के सेंस में रिप्रेजेंट किया। तो ऑन द अदर हैंड व्हेन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्जिंग रेट, यानी चार्ज का जब डिस्चार्जिंग रेट के बारे में, जब चार्ज यहाँ से डिस्चार्ज होगा तो उसके लिए जो कर्व बनाएंगे, डिस्चार्जिंग मींस चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी जिसको डिस्चार्जिंग बोल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, करंट। तो जब हम यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें पता है कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली इनका जो ग्राफ आएगा यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में, तो उसका ग्राफ का जो प्लॉटेशन होगा वो आपके पास डेफिनेटली क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो अब जब हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों जो आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों जो ग्राफ्स हैं आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उस पॉइंट से अगर हम नीचे वोल्टेज एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हमें किस वोल्टेज को अप्लाई दिखाएगी, ये उस वोल्टेज को दिखाएगी जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये जो सेल है ये टर्मिनल, यानी ये जो सेल है ये एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट है। तो उस केस में इस वोल्टेज को बोल देंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज। अब फ्रॉम द ग्राफ आप देख सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या है, ईएमएफ से कम है। इस केस में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर इस पॉइंट से पहले कोई एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर दिया जाए जिसके लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पी डैश हम एज्यूम कर रहे हैं, तो अगर इन दो पॉइंटों को थोड़ा स्टडी किया जाए तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे जो आपके पास एक्यूमुलेशन रेट है वो आपके पास जो डिस्चार्जिंग रेट था करंट का, ये इससे क्या है आपके पास ज्यादा है। यानी एक्यूमुलेशन रेट मींस चार्ज स्टोरिंग ज्यादा फास्ट होगी एज कंपेयर टू डिस्चार्जिंग। तो उस केस में इसको इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी इसको हम यहाँ पे इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट बोल रहे हैं। तो इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आने के लिए यहाँ पे जो आपके पास एक्यूमुलेशन रेट जो था उसको कम होना पड़ेगा और एक्यूमुलेशन रेट कम होते होते इस पॉइंट तक पहुंचेगा। सेम उसी कंडीशन पे अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लें और उस पे जो पोटेंशियल देखें हमारा टर्मिनल, वो क्या हो जाएगा, वी डैश, या कोई एक पोटेंशियल ले लीजिए वी डबल डैश। तो उस केस में हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्टडी करें तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन रेट है वो क्या है, कम है, और जो डिस्चार्जिंग रेट है वो ज्यादा है। यानी चार्ज यहाँ पे क्या होगा, जो एक्यूमुलेट होंगे उसकी स्पीड क्या होगी, उसका रेट क्या होगा, कम होगा, जबकि डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज क्या होगा, फास्टर होगा। तो उस केस में इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे आने के लिए जो डिस्चार्जिंग है उसको क्या होना पड़ेगा, लेस, या डिस्चार्जिंग लेस करनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर स्टूडेंट। अब इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे और इस ईएमएफ पे अगर हम ये देखें कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो डिफरेंस है, कहने का मतलब जो आपके पास ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल बी डिफरेंस, जो आपका ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन जो ग्राफ में ये डिफरेंस है, ये किस फॉर्म में स्टोर होगा हमारा, इसको बोलेंगे वोल्टेज लॉस्ट। क्लियर। और इस वोल्टेज लॉस को हम VL से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि ये जो हमारे पास क्या है, ग्राफ जो दिखा रहा है, ये किसका है, आपके पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो होगा उस केस में ये आपके पास करंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव होगा। और अगर हम इसका स्लोप निकालें tan थीटा, तो इसके स्लोप को अगर हम निकालें तो tan थीटा जो होगा वो हमारे पास I/V होगा, जो आपके पास रेसिप्रोकल है रेसिस्टेंस का, which is equals to 1/R। पॉइंट इज क्लियर। तो अब अगर हम इसको डिस्कस करें कि E और V के बीच में जो ये डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे हम, वोल्टेज लॉस। तो यहां से फ्रॉम द ग्राफ E माइनस V जो रहेगा आपके पास डिफरेंस, वो क्या होगा आपका वोल्टेज लॉस के इक्वल। और वोल्टेज लॉस क्या है, अगर सर्किट में I करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है स्टूडेंट, सर्किट में अगर I करंट फ्लो हो रही है और उस केस में इस वोल्टेज लॉस के लिए आपके पास जो रेसिस्टेंस होगा रिस्पॉन्सिबल, वो क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस है। अगर IR है, R आपके पास इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो ये वोल्टेज लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका I इंटू स्मॉल r। और उस केस में फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो V है
terminal potential difference when the current is flowing through the circuit. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिस्कस करेंगे when the circuit is closed, तो उस केस में इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के लिए जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी I इंटू कैपिटल R की, और ये आपका ईएमएफ ऑफ सेल ई रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इस केस में हम यहाँ पे इसके फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि सम होगा आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज लॉस के। तो यहाँ से हम I कॉमन लेते हुए फॉर्मूला बना सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे मैं ये चीज धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। सो इनिशियली हम ये कह सकते हैं, इनिशियली when the circuit is open, तो अगर हम इन डायग्राम को अगर फोकस करेंगे तो आपके पास ग्राफिकली मैंने आपको समझाया कि कैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिटवीन द एक्यूमुलेशन रेट ऑफ चार्ज एंड द डिस्चार्जिंग रेट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इनिशियली व्हेन द सर्किट इज ओपन, देन दैट टाइम द वोल्टमीटर which is connected across the terminal of cell will read a reading which is equals to the EMF of cell। जब आपके पास सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी तो उस केस में जो वोल्टमीटर की रीडिंग थी वो किसके इक्वल होगी? आपके पास EMF ऑफ सेल के इक्वल, क्योंकि EMF ऑफ सेल क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज ओपन। ठीक है, शॉर्टकट डेफिनेशन means maximum potential difference between the terminal of cell when the circuit is open. After this, when the circuit is closed, अब हमने की को क्या कर दिया? Close. When the circuit is closed, जब सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और करंट आपके पास फ्लो करेगी फ्रॉम C टू D। ठीक है, उस केस में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे करंट का व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, दैट टाइम क्या होगा? सेम वही कंडीशन कि एक्यूमुलेशन रेट और आपके पास क्या होगा? दूसरा डिस्चार्जिंग रेट। इसमें से क्या होगा? इसका सेम कब होगा? व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, दैट टाइम द रीडिंग ऑफ अब क्या होगा? जब सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा तो उस समय इस वोल्टमीटर में रीडिंग हम लेंगे। दैट टाइम द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल। अब ईएमएफ ऑफ सेल से क्या होगी? इसकी रीडिंग लेस होगी। तो अब ये रीडिंग कितनी लेस होगी? उसके लिए क्या होगा कि जब इसमें इंटरनल, जब यहाँ पे इसकी की क्लोज्ड होगी और इससे करंट पास होगी, तो जो ईएमएफ ऑफ सेल ई है, ठीक है, ये क्या करेगा? आपके पास डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। जब इसमें डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी तो करंट सर्किट में फ्लो होगा, और जब करंट सर्किट में फ्लो होगा तो इस ईएमएफ जो आपके पास, तो इस जो आपके पास सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, बिकॉज स्मॉल आर है, तो करंट यहाँ से क्या होगी? इस डायग्राम पे फोकस करें। जब करंट पास होगी तो इस इलेक्ट्रोड से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी ना, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? आर होगा, स्मॉल आर होगा। तो उस केस में जो पहले मैक्सिमम पोटेंशियल था डिफरेंस, जिसको ई बोल रहे थे, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और वो कितनी डिक्रीज होगी? इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, जिसको हम वोल्टेज लॉस कहेंगे। तो इस केस में द वोल्टमीटर इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ सेल, सो दैट their difference means difference of EMF and V is equal to voltage loss। ये इसके किसके इक्वल होगा? वोल्टेज लॉस, यानी VL के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हम E माइनस V को VL रिप्रेजेंट करेंगे बाय डेफिनेशन। अब उस केस में क्या होगा? सिंस वी नो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपके पास सेल का वो स्मॉल आर है, और आई करंट आपके पास सर्किट में फ्लो हो रही है, वही आई करंट इस एक्सटर्नल सर्किट से भी पास हो रही है, वही आई करंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस से भी पास हो रही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी पास और इंटरनल रेजिस्टेंस से भी पास हो रही है। सो वी कैन राइट VL is equals to I into small r। So for that we can write E minus V is equal to I into R। अब अगर इसको हम यहाँ पे
टेंड करें तो हम ये देखेंगे कि V प्लस आई आर, या इसको थोड़ा सा तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले लिख लेते हैं, VL इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो अगर इसको इससे पहले सब्स्टिट्यूशन से पहले थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देंगे V प्लस VL, और यहाँ से हम देखेंगे कि जो EMF है वो आपके पास किसके किसके सम के इक्वल है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और जो आपके पास वोल्टेज लॉस है उसके दोनों के सम के इक्वल होगा। और वोल्टेज लॉस की वैल्यू आपके पास IR है तो ये IR हो गया, और टर्मिनल जो है वो आपके पास क्या हो गया, आपको अभी V ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये E आ जाएगा आपके पास। अब इफ हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि इफ I इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उस केस में E और V दोनों सेम होंगे, क्योंकि यहाँ की कंडीशन में आपको मैंने बताया था, इसको यहाँ नहीं भी लिखे चल जाएगा। बट अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो हमारे पास है, एक्सटर्नल जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज R, देन जो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू I इंटू R। यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाएगा वो आपके पास किसके रेफरेंस में देखा जाएगा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के रेफरेंस में। तो ये हो जाएगा I इंटू R, तो आपके पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा E आई आर प्लस आई आर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ से भी आपको मैंने वही चीज समझाई थी, ये सिस्टमेटिक वे में आपको समझा दिया। तो अब इस केस में क्या करेंगे, आप इसमें से I करंट कॉमन ले लेंगे और अपना जो रिलेशन है उसको क्लियर करेंगे। सो आफ्टर दिस वी कैन राइट हियर E is equal to I taking as common R plus R, I is equals to E upon R plus R। तो इस फॉर्मूले से भी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये ओम्स लॉ जैसा फॉर्मेशन है कुछ I is equals to V over R का। तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब करंट फ्लो हो रही है सर्किट पे, सेल के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट पे फ्लो होके आ रही है, तो उस केस में जो इंटरनल रेसिस्टेंस है और जो एक्सटर्नल है ये सीरीज कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अटैच है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक रिलेशन मिला I का, वो किस सेंस में मिल गया आपको, E अपॉन R प्लस R में। अब फ्रॉम दिस रिलेशन इफ वी वांट टू कैलकुलेट हियर द इंटरनल रेसिस्टेंस वैल्यू, सो देयरफॉर फ्रॉम सपोज टू बी दिस इज आवर सेकंड रिलेशन एंड दिस इज आवर थर्ड, सो फ्रॉम सेकंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, from second we can write E is equals to IR plus I into R, so IR is equals to E minus IR over, if we replace here I from this LHS part to here, so it will be equals to this, and we know that student one thing, we know that V is equals to IR। अगर इस फॉर्मूले को वोल्टेज और रेसिस्टेंस के और EMF के टर्म में लाएं तो उस केस में हम यहाँ पे V की जगह IR रिप्लेस कर देंगे और I is equals to V upon R रिप्लेस कर देंगे। Here R is the external resistance, V is the terminal voltage, so that time R is equals to E minus V upon, in place of I will write V upon R, तो यहाँ पे E minus V into R over V रहेगा। तो इसकी फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा E over V minus V upon V is 1 ऑफ R। तो ये आपके पास इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बन गया। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे ही इस फॉर्मूले को रोटेट करते हुए आप इंटरनल रेसिस्टेंस एंड EMF एंड करंट, एंड इफ वी थिंक अबाउट दिस फॉर्मूला वी कैन एडजस्ट दिस फॉर्मूला फ्रॉम दिस रिलेशन आल्सो। सो लेट्स सी how we will get the last formula, which is the famous in front of you. So from the given relation, as we know that E is equal to the sum of terminal voltage and the voltage loss, and the voltage loss is also known as potential drop across the length or across the resistance of the wire or across the given resistance of the resistor here. So we can write V like that, and plus here across the given internal resistance small r,
So we can write the potential drop or voltage loss I into R. So we can write this relation like that, E minus IR. So this is one more or the initial formula or initial relation between the terminal voltage, internal resistance and EMF of cell, and here the relation between the internal resistance, EMF of cell, terminal voltage and resistance, and similarly same as here. So you will do this by practice. So इसको समझने के लिए आपसे घर पे एक दो बार प्रैक्टिस करें और समझें इस टॉपिक को. So pause the video and note down, students.